हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो होगा हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हम लोग का मेन टॉपिक जो चल रहा था वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा था, जिसमें सब टॉपिक हमारा होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आज। जैसे कि हम लोगों ने पहली क्लास में देखा था, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो नर्वस सिस्टम का वो पार्ट होता है जो कि सेंटर में होता है। और हमको पता है कि हमारी बॉडी के सेंटर में हमारे बॉडी के सेंटर में क्या होता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों ही हमारी बॉडी के सेंटर में होती हैं। तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होती है। अब आज जो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ब्रेन। और ब्रेन काफी बड़ा पोर्शन है, बड़ा टॉपिक है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ब्रेन इन टू पार्ट्स। और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 4 ब्रेन तक का कंप्लीट करेंगे एंड सेकेंड लेक्चर में हम लोग मिड एंड हैंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक स्टार्ट करते ही शुरुआत में कुछ हम लोग फैक्ट्स पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, जिनको हमें बहुत समझना नहीं है, सिर्फ याद करना है। कुछ फैक्ट्स ही हैं, इन पे बेस क्वेश्चन नहीं आते, बट हमारी नॉलेज के लिए होना चाहिए। सो पहला है कि ब्रेन का 70 to 80% पार्ट जो होता है वो हमारे 2 साल तक का कंप्लीट डेवलप हो जाता है। यानी 2 साल का अगर एक बच्चा है तो उसके ब्रेन का 70 से 80% भाग जो है वो डेवलप हो चुका है। दूसरी बात करते हैं, 6 साल तक का हमारा 6 साल में पूरा ब्रेन कंप्लीटली डेवलप हो चुका होता है, फुल्ली डेवलप हो चुका होता है। ऐसे अगर हम स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो 4 से 5 साल तक का हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम 6 साल में हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा अच्छे से डेवलप हो जाता है। अब बात करते हैं ये कि हम किस सीक्वेंस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये ब्रेन है। ब्रेन के बाहर एक तुरंत जो बाहर कवरिंग होती है ये एक मेम्ब्रेन होती है। और बल्कि एक नहीं, 3 मेम्ब्रेन्स का कलेक्शन होती है। अभी आज ही हम बताएंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। इसे हम बोलते हैं मेनिंजीज। मेम्ब्रेन जो होती है इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, और ये बोनी कवरिंग होती है, बोन से मिलकर बनी होती है, और इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। ओके, सो एक एक चीजें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रेनियम के बारे में पढ़ेंगे, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेनिंजीज, और सबसे लास्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं क्रेनियम के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग द क्रेनियम हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन स्कल से। स्कल क्या होता है? ह्यूमन का पूरा हेड जो होता है उसको अगर हम साइंटिफिक टर्म में बोले तो हम उसे बोन्स के टर्म में बेसिकली बात करें तो हम उसे स्कल बोलते हैं। ह्यूमन स्कल जो होता है वो 22 बोन्स से मिलकर बना है, जिन्हें हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं 2 कैटेगरीज में। द फर्स्ट कैटेगरी कंटेन टोटल 8 बोन्स एंड द सेकेंड कैटेगरी, आई एम रियली सो सॉरी, एंड द सेकेंड कैटेगरी कंटेन 14 बोन्स। ये जो पहली 8 बोन्स होती हैं ये हमारे क्रेनम को फॉर्म करती हैं, यानी कि हमारे ब्रेन के को कवर करने का काम करती हैं। एंड जो नेक्स्ट 14 बोन्स होती हैं ये हमारी फेशियल बोन्स बनाती हैं, मतलब हमारी आंखें, नाक, मुंह, जो जॉज होते हैं उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको शेप देने के लिए बल्कि। ओके, सो हम बात करेंगे क्रेनम के बारे में। क्रेनम जो होता है उसमें इस तरीके का हमें कुछ क्रेनम, इसमें हमारा क्रेनम एंड फेशियल बोन्स दोनों ही इन्वॉल्व है, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली अबाउट क्रेनम। तो क्रेनम में पहली जो बोन होती है दैट इज अ फ्रंटल बोन। ये जो फ्रंटल बोन होती है ये हमारी नंबर कितने होती है? 1 होती, केवल एक होती है सामने की तरफ में। जो हमारा पूरा फोरहेड होता है वो बना होता है फ्रंटल बोन का। दूसरे फ्रंटल बोन के पीछे के साइड पे हमारी होती है पैराइटल, और पैराइटल जो होती है वो 2 होती है, एक लेफ्ट साइड की ये पैराइटल, और ऐसे ही एक राइट साइड की दूसरे साइड होती होगी। ओके, सो जब हम सामने से देखेंगे तो हमें एक पूरी पूरी फ्रंटल दिखाई देगी जो हमारे पूरे फोरहेड को बनाएगी, एंड पीछे के साइड पे ये 2 पैराइटल से मिलकर बनी होती। पैराइटल के साइड के में देखेंगे अगर हम तो टेम्पोरल बोन होती है, और टेम्पोरल बोन जो होती है ये हमारे कान के आसपास वाला रीजन होता बनाती है। ओके, सो एक साइड का लेफ्ट साइड की होगी, ऐसे ही राइट साइड की होगी। तो टेम्पोरल बोन भी जो होती है ये हमारी नंबर में कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद हमारी एक आती है ऑक्सीपिटल, जो कि हमारे बैक साइड पे होती है, एक ही नंबर में होती है, केवल एक होती है। जैसे फ्रंटल आगे एक है और पीछे एक है, बीच में 2 है पैराइटल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं स्फीनॉइड और इथेमॉइड। ये दोनों ही हमारे 1 एंड 1 नंबर में होती है, एक एक ही होती है। ध्यान रखेंगे ये कि हमें यहाँ पे दिख रही है, देखें इथेमॉइड हमें यहाँ दिख रही है ना। तो पर होता क्या है, ये एग्जैक्टली हमें यहाँ पे एक साइड दिख रहा है, हम सोच रहे होंगे कि दूसरे साइड भी होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी जो आंखों, अगर स्कल का कभी सामने से देखा हो तो सामने ऐसे करके आंखें बनी होती हैं।
है ना। ऑर्बिट जिन्हें हम बोलते हैं, वो कोई हड्डी बिल्कुल धसी होती है, उसमें वो हड्डियां होती नहीं है। तो उसके पीछे के साइड पे ये ऐसे करके इथेमॉइड होती है, एक सिंगल बोन होती है जो एक ही होती है। वो दोनों साइड से, हम जब एक साइड से देख रहे हैं तो हमको ये दिखाई दे रही है, ऐसे दोनों साइड पे मतलब पूरी होती है, दोनों साइड से जुड़ी हुई होती है। ओके, तो इथेमॉइड एंड स्फीनॉइड जो होती है ये अंदर के साइड पे बोन्स होती हैं एंड एक एक नंबर में होती है। ओके, सो टोटल कितनी हो गई, 2 + 2 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 एंड 8, टोटल 8 बोन्स जो हैं वो हमारे क्रेनम को फॉर्म करती है। ओके, तो यहाँ पे हमने वही 8 बोनों के नाम लिख रखे हैं ओनली। ठीक, फ्रंटल बोन, पेराइटल हो गई, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, एथेमॉइड एंड स्फीनॉइड, ये टोटल 8 बोन्स फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके बाद मेनिंजीज। तो ब्रेन के जो कवरिंग होती है, सबसे बाहर की कवरिंग हो गई, उसे हमने क्रेनम बोल दिया, जो कि बोन का होता है। उसके जस्ट अंदर जो ब्रेन की कवरिंग होती है ये मेम्ब्रेनस होती है और इसे हम बोलते हैं ब्रेन मेनिंजीज। अब मेनिंजीज जो होती है वो क्या होती है, ऐसे अगर हम यही वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें हमने मेनिंजीज एक सिंगल लेयर दिखाई दी। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज द फर्स्ट लेयर, ऐसे ही एक दूसरी लेयर होगी और ऐसे ही एक तीसरी लेयर होगी। तो इन तीनों लेयर्स को मिला करके हम मेनिंजीज बोलते हैं, यानी मेनिंजीज 3 लेयर्स का ग्रुप है। ओके, ये तीनों मिला करके हमने बोला मेनिंजीज। इसमें जो सबसे अंदर होती है दैट इज अ पायामीटर, उसके बाहर जो होती है दैट इज अरेकनॉइड स्पेस, सॉरी अरेकनॉइड स्पेस नहीं, अरेकनॉइड मेम्ब्रेन होती है, एंड द आउटर मोस्ट इज डायामीटर। ओके, सो कंफ्यूजन बहुत होता है कि सबसे अंदर कौन सी सबसे बाहर कौन सी है। याद रखने का तरीका है पैड, PAD, सबसे अंदर से बाहर की तरफ। सो पायामीटर, अरेकनॉइड एंड ड्यूरामीटर, इनको मैंने यहीं पे दिखाया हुआ है। दिस इज अ पायामीटर, सबसे अंदर की, देन अरेकनॉइड, देन ड्यूरामीटर। ओके, तो ये तीनों बोन्स हमारे, सॉरी मेम्ब्रेन्स हमारी होती है। अच्छा, अब ड्यूरामीटर एंड इसी वाले डायग्राम को वापस से देखते हैं। ड्यूरामीटर के अंदर का जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, इसको बोला जाता है सब ड्यूरल स्पेस। ड्यूरामीटर के अंदर है तो इसलिए हमने बोल दिया सब ड्यूरल स्पेस। ऐसे ही, ओके, ऐसे ही अरेकनॉइड के अंदर के स्पेस को हमने क्या बोल दिया, सब अरेकनॉइड स्पेस। ओके, सो ये हो गया हमारा सब अरेकनॉइड स्पेस, और ऐसे ही ये बाहर वाला जो था ये हमारा हो गया सब ड्यूरल स्पेस। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ड्यूरामीटर के नीचे है, अंदर है तो सब ड्यूरल स्पेस, अरेकनॉइड के अंदर है तो अरेकनॉइड, सब अरेकनॉइड स्पेस। सो पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सब ड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन, तो किसके किसके बीच प्रेजेंट है, ड्यूरामीटर, सॉरी ड्यूरामीटर एंड अरेकनॉइड स्पेस, सॉरी अरेकनॉइड मेम्ब्रेन। अगर पूछा जाए ऐसे ही सब अरेकनॉइड स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन, तो किसके किसके बीच प्रेजेंट है, पायामीटर एंड अरेकनॉइड के बीच में। ओके, सो आई होप ये समझ में आ गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब बात करते हैं एक एक लेयर के बारे में। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो होगी हमारी ड्यूरामीटर के बारे में। तो जो ड्यूरामीटर होती है सबसे बाहर की है, सो डेफिनेट सी बात है कि इसको सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि जो बाहर की कवरिंग होती है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, हर चीज को उसे झेलना पड़ता है। सो ये क्या होती है, स्ट्रांगेस्ट होती है, साथ साथ थिकेस्ट होती है, और साथ में इलास्टिक होती है। सो ये तीनों ही प्रॉपर्टीज जो होती हैं ड्यूरामीटर की होती हैं। इसके साथ ही इसमें एक इस तरीके की स्वेलिंग दिख रही है, ये एक स्वेलिंग दिख रही है, राइट, ये। तो ये जो स्वेलिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम वेनस साइनस। अब ये जो क्रेनियम, सॉरी नॉट क्रेनियम, क्रेनियल, तो ये जो क्रेनियल वेनम साइनस होता है इसमें क्या होता है, ब्लड कंटेनिंग होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड कंटेन करता है। क्रेनियल वेनस साइनस। अच्छा, ब्लड क्यों कंटेन कर रहा है, भाई हर चीज को ब्लड की जरूरत है, उसको भी तो वो एक लिविंग चीज है, लिविंग चीज है तो सेल से मिलके बनी है, सेल से मिलके बनी है तो डेफिनेट सी बात है कि उसको एनर्जी चाहिए फंक्शनिंग के लिए। तो दैट्स वाई उसमें ब्लड जा रहा है जो कि उसको हर एक चीज सप्लाई करेगा, फूड प्लस ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग। ओके, अच्छा, ड्यूरामीटर के बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अरेकनॉइड मैटर के बारे में। सो अरेकनॉइड जो होती है वो ड्यूरामीटर के जस्ट अंदर है। अच्छा, तो ये कैसी होती है, ये थिन होती है,
साथ में डेलिकेट होती है। ओके, तो ये थिन एंड डेलिकेट। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज से पहले और आ जाते हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो पहले स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, इनमें विलाइज प्रेजेंट होती हैं, अरेक्नॉइड विलाई। अब ये क्या होती है, देखते हैं, ये जो डायग्राम है इसमें इस तरीके का ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर। सो इसको बोला जाता है विलाई। अब विलाई क्या करते हैं, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, तो इनका भी काम एब्जॉर्प्शन होता है। ये ब्लड से जो क्रेनम वेनस साइनस है इसके अंदर जाता है और ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को लेने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अरेक्नॉइड के बारे में। जो इंपॉर्टेंट जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये कि अरेक्नॉइड का पाया जाना एक मैमेलियन कैरेक्टर है, मैमेलियन कैरेक्टर है। सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट कि ब्रेन में हम कई जगह आई थिंक 3 या 4 जगह हम बताएंगे कि ये मैमेलियन कैरेक्टर सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। तो अरेक्नॉइड जो है लेयर वो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाई जाती है, दैट्स व्हाई इट इज अ मैमेलियन कैरेक्टर। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड आता है हमारा पायामीटर। अब पायामीटर जो होता है ये इनर मोस्ट होता है, ब्रेन से बिल्कुल चिपका हुआ सा लगा रहता है, ठीक है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें कुछ डीप सेल मतलब ग्रूव्स पाई जाती हैं। इसमें क्या होती हैं, ग्रूव्स पाई जाती हैं, और इन ग्रूव्स को क्या बोलते हैं, टेला कोरॉइडी, टेला कोरॉइडी। टेला कोराइडी क्या होती है, ये ग्रूव्स होती हैं जो कि हमारे पायामेटर्स में पाई जाती हैं। इस तरीके का जो स्ट्रक्चर था, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर दिख रहा था, ये जो ग्रूव्स है ये इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, टेला कोराइडी। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज छूट गई जो मुझे बतानी थी कि ये जो हमारा इसके बीच में स्पेस होता है, सब अरेकनवाइड स्पेस, यहीं पे हम लिख दे रहे हैं सब अरेकनवाइड स्पेस। उसमें हमारा क्या होता है, उसमें हमारा CSF भरा होता है। अब CSF क्या होता है, CSF इज अ सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड, इसके बारे में जानना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के बारे में। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, सबसे पहले ये हमारा एक तरीका का फ्लूइड है जो कि सेरिब्रो यानी कि सेरिब्रम में, स्पाइनल यानी स्पाइनल कॉर्ड में, दोनों में ही पाया जाता है फ्लूइड है। इसका नेचर जो होता है अल्कलाइन होता है, मतलब पीएच हमारा इसका 7 से ज्यादा होता है। ये हमारा कहाँ पे होता है, वेंट्रिकल्स में पाया जाता है एंड सब अरेकनॉइड स्पेस में पाया जाता है। अब सब अरेकनॉइड स्पेस तो हमने देख लिया, बट व्हाट इज वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या होता है, तो अभी वेंट्रिकल के बारे में देखते हैं कि वेंट्रिकल क्या होता है। हमारा जो ब्रेन होता है उसमें कैविटी जो होती है, ब्रेन की जो कैविटी होती है उस कैविटी को बोला जाता है वेंट्रिकल। ब्रेन में जो कैविटी होती है उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकल। ब्रेन में बेसिकली 3 तरीके के वेंट्रिकल्स हो जाते हैं, होते हैं। टोटल 4 वेंट्रिकल्स है पर 3 होते हैं, नाम देते हैं कौन कौन से वेंट्रिकल्स होते हैं। पहला आता है हमारा वेंट्रिकल पैरासील, दूसरा आता है हमारा डायोसील, और तीसरा आता है हमारा मेटासील। पैरासील 2 नंबर में होते हैं, डायासील 1 होता है एंड मेटासील भी 1 होता है। ओके, तो पैरासील क्या होता है, ये हमारा हम पढ़ेंगे सेरिब्रम में होता है, सेरिब्रम सेरिब्रल हेमिस्फीयर लिखते हैं, वैसे सेरिब्रम बोला जाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर सेरिब्रम में पाया जाता है। डायोसील जो होता है डायन के फॉर्म में पाया जाता है, एंड हमारा मेटासील जो होता है ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा में पाया जाता है। इस सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कैसे फॉर्म भी होता है, बट एट लास्ट बिल्कुल ब्रेन जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। अभी के लिए फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ रहे हैं। तो वेंट्रिकल्स में हमारा पाया जाता है क्या, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है ये बनता कहाँ पे है, सो ये फॉर्म होता है कोरोइड प्लेक्सस पे। अभी कोरोइड प्लेक्सस क्या है, ये वेंट्रिकल में जो ब्लड की सप्लाई करने के लिए वेसल्स होती हैं उसके नेटवर्क को बोलते हैं। तो कोरोइड प्लेक्सस क्या है, वेंट्रिकल में पाया जाने वाला जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स, उन्हें बोलते हैं। सो वेंट्रिकल की ब्लड वेसल्स को जो नेटवर्क होता है, ब्लड वेसल्स का नेटवर्क, ठीक है, वो हमारा कहलाता है कोरोइड प्लेक्सस, और यहीं पे ही हमारा क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है।
ओके, सो ये था हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नेचर कैसा होता है, पाया कहाँ जाता है एंड बनता कैसे है। लेकिन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का यूज क्यों है और हम क्यों इतना इसको पढ़ रहे हैं। ओके, सो बात करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का यूज क्या है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है इसके दो बेसिकली काम होते हैं। द फर्स्ट काम तो इसका होता है बायंसी प्रोवाइड करने का, यानी कि ये हमारा क्या काम करता है, हमारा ब्रेन जो है वो एक्चुअल में 1.8 नहीं 1.4 केजी के आसपास है। ब्रेन का एक्चुअल वेट जो होता है दैट इज अराउंड 1.4 केजी, बट हमें रियलिटी में फील जो होता है दैट इज अराउंड 0.18 किलोग्राम्स, यानी 1 किलो से भी हमें कम का फील होता है और 1.5 किलो के आसपास का वेट है। तो इसको बॉयंसी ये हल्का जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि इसमें सीएसएफ भरा हुआ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, जिसकी वजह से ब्रेन हमारा हल्का हो जाता है। दूसरा इसका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो काम होता है कि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, कोई भी धक्का लगे सो हमारा ब्रेन को कोई नुकसान ना हो उसके लिए ये सीएसएफ होता है। अब नुकसान कैसे होगा, आप सोच रहे हैं हम कि ये ब्रेन है, ये हमारी मेनिंजीज है और ये हमारा क्रेनियम है। अब हड्डी में बाहर अगर कोई चीज, मतलब हड्डी किसी चीज को नहीं बचा पा रही, ब्रेन को नहीं बचा पा रही, तो इसके अंदर भरा हुआ फ्लूइड यहाँ पे कैसे बचा लेगा। तो फ्लूइड ऐसे बचाता है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि ब्रेन जाके इसी हड्डी से जो है टकरा जाए और चोट खा जाए, है ना। बाहर से ही चोट लगे हमेशा जरूरी थोड़ी अंदर से ही किसी से टकरा गए। सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके, तो ये था हमारा सीएसएफ के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं ब्रेन के बारे में। ओके, तो ब्रेन जो होता है उसके बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज फोर ब्रेन, उसके बाद सेकंड पार्ट होता है मिडिल ब्रेन या मिड ब्रेन एंड द लास्ट पोर्शन इज नोन एज हाइंड ब्रेन। अब जो फोर ब्रेन होता है उसके भी हम लोग 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, डायनकेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब। ऐसे मिड ब्रेन के 2 पार्ट्स होते हैं, ऑप्टिक लोब एंड प्लूरा सेरिब्राई, एंड हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा। सो बेसिकली एक एक के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला पोर्शन जो आता है फोर ब्रेन हमें पहले आज कंप्लीट करना है। हम आज पढ़ेंगे सेरिब्रम के बारे में, डायनकेफ्लॉन एंड ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम को और बहुत ही ध्यान से धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी चीजें समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है बट इम्पॉसिबल नहीं है समझना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं सेरिब्रम को समझने के लिए हम ऐसा कुछ देख सकते हैं। ये है वॉलनट, हम लोग खाते हैं, बहुत हम लोगों को खिलाया जाता है घर पे। ओके, सो ये एक वॉलनट है। अगर आप वॉलनट को ध्यान से देखें तो इसमें एक ये इस तरीके की लाइन दिख रही है, राइट, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ये लाइन, है ना। सो ब्रेन भी हमारा कुछ ऐसे ही होता है। जब हम ब्रेन को ऊपर की साइड से देखते हैं, ऊपर से कैसे, मतलब ऐसे मान लें कि कोई बच्चा जमीन पे बैठा हुआ है एंड हम खड़े हुए हैं, सो हम ऊपर से देख रहे हैं। तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या ऐसे करके गोल गोल उसका सर दिखाई देगा। अब ये जो गोल सर होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये पार्ट जो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों पार्ट बिल्कुल अलग अलग है, नहीं, ये अलग अलग नहीं होते हैं। ये इसी तरीके के वॉलनट की तरीके से होते हैं। यहाँ पे कुछ रिजेस जैसी हमें दिखाई देती है, सॉरी ग्रूव्स जैसे दिखाई देते हैं। ओके, सो ये जो ग्रूव होता है, इस ग्रूव को सबसे पहले हम बोलते हैं, अच्छा ये दो क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर। एक को लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी कि हमारा सेरिब्रम, एक सेरिब्रम में 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर से मिलके बना हुआ है, या 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं। दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिस ग्रूव के जरिए अलग होते हैं, इस ग्रूव को बोला जाता है हमारा क्या, मीडियन मीडियन फिशर। मीडियन मतलब बीच में एंड फिशर मतलब दो चीजों को सेपरेट करता हुआ। ओके, अच्छा, तो कहीं पे तो ये जुड़ा होगा, है ना। हमने कहा ना कि ये दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंप्लीटली आधे आधे नहीं है, ये किसी एक जगह पे तो जुड़े हुए होंगे। तो जिस जगह से जुड़े होते हैं उस जगह को बोला जाता है कॉर्पस कॉर्पस कैलोसम। और कॉर्पस कैलोसम के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, और वो इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कॉर्पस कैलोसम इज द लार्जेस्ट कमिशर। ये होता है हमारा लार्जेस्ट कमिशर। अब कमीशर क्या होता है, कमीशर ऐसे फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि किसी दो चीजों को ऐड करने का काम करते हैं। तो ब्रेन का लार्जेस्ट कमीशर जो होता है दैट इज कॉर्पस कैलोसम। ध्यान रखेंगे ये ब्रेन का है, ऑफ ब्रेन, ब्रेन का लार्जेस्ट कमीशर है, ठीक।
अच्छा, दूसरी चीज कॉर्पस कैलोसम के बारे में जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि कॉर्पस कैलोसम इज ऑल्सो ए मैमेलियन कैरेक्टर। मैमेलियन कैरेक्टर है। हमने पहला मैमेलियन कैरेक्टर क्या पढ़ा था? अरेकनोइड मैटर का पाया जाना, अरेकनोइड लेयर का पाया जाना। तो दूसरा मैमेलियन कैरेक्टर हमारा ये होता है कि कॉर्पस कैलोसम पाया जा रहा है। सो कॉर्पस कैलोसम इज अ मैमेलियन कैरेक्टर और ये सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। अब बात आती है कॉर्पस कैलोसम है क्या? सो कॉर्पस कैलोसम क्या होते हैं? व्हाइट नर्व फाइबर। हम नर्व फाइबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाइट नर्व फाइबर्स जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं, वो हमारे कॉर्पस कैलोसम को फॉर्म करते हैं। ओके, अब जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को अगर हम देखें, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना रहे हैं, ये एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इस हेमिस्फीयर को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऐसे ही दूसरा भी बना देते हैं, आधा अच्छा नहीं लग रहा है। तो 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट पार्ट, द सेकेंड पार्ट, द थर्ड पार्ट एंड ये वाला हमारा फोर्थ पार्ट। ये 4 रीजन में हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो पहला वाला जो रीजन होता है, इस रीजन को बोला जाता है फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब। बीच वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं हम मिडिल, ये हमारा मिडिल लोब होता है और इसे नाम जो दिया जाता है वो होता है पैराइटल। पैराइटल लोब। लास्ट वाला जो पीछे के साइड पे होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल लोब। और ये जो साइड में होता है इस लोब को बोला जाता है टेम्पोरल लोब। सो बेसिकली हमारा जो सेरिब्रम होता है, सॉरी सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। द फ्रंट पार्ट, मिडिल पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट एंड लेटरल पार्ट। सो 4 पार्ट हो गए। फ्रंट पार्ट को हम फ्रंटल लोब बोलते हैं, मिडिल पार्ट को हम पैराइटल लोब बोलते हैं, पोस्टीरियर पार्ट को ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं एंड लेटरल पार्ट को हम टेम्पोरल लोब बोलते हैं। ओके, अब ये जो सारे के सारे लोब्स होते हैं ये सिमिलरली वैसे ही होते हैं जैसे अभी हम वॉलनट को देख के आए हैं। तो देखें, वॉलनट में इस तरीके का स्ट्रक्चर, छोटे छोटे ये ऐसे करके स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, राइट? तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप, सॉरी, इनको, इनके लिए जो टर्म ग्रूव्स के लिए यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं सल्काई। ओके, सो सारे आपस में जुड़े होते हैं। फ्रंटल लोब एक सल्काई से जुड़ा होगा, सॉरी फ्रंटल पैराइटल के बीच में एक सलकाई होगी, ऐसे ही पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में एक सलकाई होगी, ऐसे यहाँ पे भी एक सलकाई होगी। तो अब हम बात करते हैं उन सलकाई के नाम। ओके, तो पहली बात करते हैं, पहला सलकाई जो आता है उसे हम बोलते हैं सेंट्रल सलकाई। सेंट्रल सल्कस या सलकाई। सेंट्रल सल्कस या सेंट्रल सलकाई का दूसरा नाम होता है रोलैंडिक। रोलैंडिक सल्कस। रोलैंडिक सल्कस के बाद दूसरा जो सल्कस आता है वो हमारा कहलाता है पेराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। ओके, इसके बाद तीसरा हमारा जो आता है उसे हम बोलते हैं लेटरल, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है सिल्वियन। सिल्वियन सल्कस। ओके, देखते हैं। सेंट्रल सल्काई जो होती है हमारी, ये सल्कस जो होता है ये हमारा प्रेजेंट होता है बिटवीन फ्रंटल फ्रंटल एंड पैराइटल। पैराइटल लोब्स के बीच में हमारा सेंट्रल सल्काई या फिर रोलैंडिक होता है। दूसरी बात करते हैं हमारा पैराइटो ऑक्सीपिटल। तो नाम से ही पता चल रहा है किसके किसके बीच में, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल के बीच में, ऑक्सीपिटल लोब्स के बीच में पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटरल सल्काई, या इसे हम सल्वियन भी बोलते हैं। तो ये जो होता है ये एक इनकम्प्लीट, पहली बात क्या है, ये इनकम्प्लीट होता है। ओके, और ये प्रेजेंट किसके बीच में होता है, ये टेम्पोरल लोब को सेपरेट करता है फ्रंटल या फिर पैराइटल से। तो हमने देखा था ये फ्रंटल था, ये पैराइटल था और ये लेटरल था ऐसे। सो इस यहाँ पे और यहाँ पे जो होता है दैट इज अ लेटरल या सल्वियन। सो सेपरेट करता है फ्रंटल एंड पैराइटल को फ्रॉम लेटरल लोब। लेटरल लोब को हमने क्या बोला था, ऑक्सीपिटल। ओके,
सॉरी टेम्पोरल, नॉट ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। तो टेम्पोरल को अलग करने का काम किससे, फ्रंटल एंड पैराइटल से। तो वो कौन करता है, यहाँ पे जो होता है दैट इज नोन एज हमारे लेटरल या सर्वियन सल्काई। ओके, तो ये तीन तरीके के हमारे सल्काइज होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कॉर्टेक्स पे ही। तो कॉर्टेक्स जो होता है, सॉरी, सेरिब्रम में, सेरिब्रम जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सेरिब्रम, अच्छा सेरिब्रल हेमिस्फीयर की यहाँ पे बात करते हैं, बल्कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट इज द कॉर्टेक्स एंड द अनदर पार्ट इज मेडुला। टर्म आता है कॉर्टेक्स एंड मेडुला, सिर्फ एक जगह नहीं, बहुत जगह। हम बायो में पढ़ेंगे किडनी में कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ऐसे ही हम जाएंगे एड्रीनल ग्लैंड पढ़ेंगे, उसमें भी हम कॉर्टेक्स मेडुला पढ़ेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी टर्म कॉर्टेक्स एंड मेडुला आता है तो आउटर पार्ट जो होता है, आउटर रीजन, ठीक, वो कॉर्टेक्स होता है, और बीच वाला जो पार्ट होता है या अंदर वाला जो पार्ट होता है दैट इज नोन एज मिडल पार्ट, मेडुला कहलाता है, या इनर पार्ट। ओके, तो ऐसे ही इसमें अगर हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर को देखते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा रिजेस एंड ग्रूव्स देखने को मिलता है। रिजेस एंड ग्रूव्स। ओके, सो ये जो रिजेस एंड ग्रूव्स होती हैं इनके लिए हम लोग फिर साइंटिफिक टर्म यूज करते हैं। रिजेस को बोला जाता है गायरी और ग्रूव्स को बोला जाता है सलकाई, या फिर अभी हम जो सल्कस पढ़ रहे थे, सो सलकाई बोलते हैं हम ग्रूव्स को। ओके, सो अभी हम ऑलरेडी सलकाई पढ़ के आए हैं, तीन ये सलकाई पढ़े और एक हमने सलकाई और पढ़ा था कहाँ पे, कॉर्पस कैलोसम। ओके, चलिए, तो ये था हमारा स्ट्रक्चर किसका, सेरिब्रम का, बल्कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। अब हम बात करते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सॉरी सेरिब्रम की, अब हम सीधे बात करेंगे कि सेरिब्रम के फंक्शन क्या क्या है। तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो जो सेरिब्रम होता है उसके बेसिकली तीन एरिया होते हैं। कौन कौन से, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया, ये तीन एरिया होते हैं। सेंसरी एरिया क्या करता है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स को लेता है और एनालाइज करता है इम्पल्स को, एनालाइज सेंसरी इम्पल्सेस, मतलब जो भी हमारे पास ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उसको एनालाइज करने का काम कौन करता है, सेंसरी वाला काम एरिया। जैसे कि टच, पेन, टेम्परेचर, ये सारी चीजें जो है वो एनालाइज करने का काम कौन करेगा, कि हमको पेन हो रहा है, हमको टेम्परेचर फील हो रहा है, हमको टच कोई कर रहा है, हमको फील हो रहा है। सो दैट्स ऑल, जो भी हम सेंसरी चीजें फील कर रहे हैं वो सारी की सारी एनालाइज करने का काम हमारा सेंसरी पार्ट करता है सेरिब्रम का। नेक्स्ट बात करते हैं मोटर रीजन। सो मोटर रीजन क्या करता है, जो भी हम हमारे ब्रेन ने एनालाइज किया सेंसरी चीजों को लेकर के, जो भी सेंसरी जो है इम्पल्सेस आए उनको एनालाइज जो किया उसके अकॉर्डिंग जनरेट करना इम्पल्स को, वो काम होता है मोटर का। तो जनरेशन ऑफ इम्पल्स अकॉर्डिंगली, ठीक, तो ये किसका काम होता है, हमारा मोटर का। और मोटर एरिया जो होता है इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो बहुत पूछा जाता है, ब्रोकास एरिया। ब्रोकास, एक सेकंड इसको सही से लिखते हैं, ब्रोकास एरिया। तो ब्रोकास एरिया पूछा जाता है कि कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर में पाया जाता है। एंड ब्रोकास एरिया जो होता है ये रेगुलेट करता है कि हम जब बोलते हैं तो हमारी टंग का मूवमेंट होता है, तो उसको बोलने का, टंग का जो मूवमेंट होता है उसका रेगुलेशन जो होता है वो हमारा करता है कौन, मोटर एरिया, किसका, सेरिब्रम का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एसोसिएशन एरिया। सो एसोसिएशन एरिया का काम क्या होता है, कि ये क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है या कम्युनिकेशन करता है। इसके कई सारे काम होते हैं, एक तो होता है मेमोरी, दूसरा होता है कम्युनिकेशन, इसके अलावा वो रीजन जो कि जो दो रीजन्स को आपस में कनेक्ट करता है, लाइक सेंसरी एंड मोटर रीजन को जो कनेक्ट कर रहा होता है, यानी कि सेंसरी से इंफॉर्मेशन आ रही थी, इस पार्ट में एनालाइज किया, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लिया, इनको एनालाइज किया, इस पार्ट ने जनरेट करना है, सब इस पार्ट में कोई पहुंचाएगा। तो ये जो पहुंचाने वाला ये जो एरिया होता है दैट इज एसोसिएशन एरिया, एसोसिएट करता है सेंसरी एंड मोटर एरियाज को। तो एसोसिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस इसकी भी हो जाती है। ओके, सो सेरिब्रम के बेसिकली फंक्शंस की अगर हम बात करें, सो सेरिब्रम जो होता है वो हमारे ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये जितनी भी हमारी कॉन्शियस सेंसेस होते हैं,
कॉन्शियस सेंसेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है, सारे के सारे वॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं उनको रेगुलेट करता है। इसके अलावा विल पावर, वो भी हमारी कहाँ किसकी वजह से होती है, हमारी सेरिब्रम की वजह से ही होती है। सो सेरिब्रम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी हमारा सेरिब्रम ही होता है। ठीक, अब सेरिब्रम के बाद हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जो कि हमारा आता है डायनकेफ्लॉन। डायनकेफ्लॉन जो होता है ये हमारा 3 पार्ट से मिलके बना हुआ है। द फर्स्ट इज एपिथैलेमस, द सेकेंड वन इज थैलेमस एंड द लास्ट वन इज हाइपोथैलेमस। तो एक एक के बारे में बात करते हैं। डायनकेफ्लॉन को हम एक ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, एक चैम्बर की तरह, एक कमरे की तरह। सो कमरे की जो रूफ है, यानी जो चैम्बर की रूफ होगी वो कहलाएगी एपिथैलेमस। इस कमरे की कोई भी जिसमें आप बैठे हुए हो उस कमरे को इमेजिन करो, रूफ कहलाई एपिथैलेमस जिसपे फैन लगा हुआ है, सीलिंग फैन। चारों तरफ की जो दीवारें हैं लेटरल वाली उन्हें हमने बोल दिया थैलेमस, और नीचे का जो फ्लोर है दैट इज नोन एज, हमारा जो फर्श बनी हुई है दैट इज हाइपोथैलेमस, ऐसे इमेजिन कर सकते हैं। ओके, सो अब एक एक के बारे में बात करते हैं। तो ये क्या बना रहा है, एपिथैलेमस रूफ बना रहा है, थैलेमस क्या बना रहा है, लेटरल पूरा पोर्शन बना रहा है, राइट, एंड हाइपोथैलेमस क्या बना रहा है, बेस बना रहा है। अब एक एक के बारे में फिर से बात करते हैं। सो एपिथैलेमस के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एपिथैलेमस के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये कि एपिथैलेम से लगी होती है पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी के बारे में अगर ध्यान से पढ़ें तो ये एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, और एंडोक्राइन ग्लैंड इसके 2 काम होते हैं। पहला, हमारी स्किन टोन को प्रोवाइड करती है, यानी स्किन टोन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि डार्क होगी हमारी स्किन या फेयर होगी उसके लिए। एंड द सेकेंड जिसके लिए वो होती है सेक्सुअल मेच्योरिटी। तो हमारा एपिथैलेमस भी इन्हीं काम को करता है, किसको, हमारे स्किन टोन के लिए और हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जा रही है, पीनियल बॉडी। इस ग्लैंड के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर को पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पे इतना ही समझते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एपिथैलेमस के बाद आता है थैलेमस। थैलेमस के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि थैलेमस को बोला जाता है रिले सेंटर। रिले सेंटर बोलते हैं। अब रिले सेंटर क्यों बोलते हैं, रिले सेंटर क्या होता है, वो सेंटर जो कई जगहों से इंफॉर्मेशन को लेता है और किसी एक जगह पे ट्रांसफर करता है। तो थैलेमस का भी यही काम होता है कि ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से कई अलग अलग जगहों से इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है, उसको कंबाइन करता है एंड देन ये सेरिब्रम को भेज देता है। तो दैट्स वाई इसे हम थैलेमस को बोला जाता है रिले सेंटर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हमारा हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस एक अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हाइपोथैलेमस को बोला जाता है, पहला नाम इसका जो होता है वो होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, देखिए, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड किसको बोला जाता है, हमारा पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कह रहे हैं, और मास्टर ग्लैंड को जो कंट्रोल कर रही है उसको हम क्या बोलेंगे, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जो हाइपोथैलेमस होता है उसमें थोड़ा सा ये हाइपोथैलेमस ज्यादा है, इसको अगले पेज पे देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें 3 चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट इज ऑप्टिक कियास्मा, द सेकेंड पार्ट इज हमारा पिट्यूटरी, और थर्ड पार्ट इसका जो होता है वो होता है कॉर्पस मैमिलरी। ओके, तो ये 3 पार्ट होते हैं हाइपोथैलेमस के। ऑप्टिक कियास्मा जो होता है ये कोई बहुत बड़ी सी चीज नहीं है। सिंपल इसको समझ सकते हैं कि हाइपोथैलेमस की जो एंटीरियर सरफेस होती है, अच्छा ये फ्लोर है मान लेते हैं, ठीक है, अच्छा ये कमरा था, ऐसे है, ऐसे समझते हैं, ये कमरा था, ठीक है, कमरे की ये एक दीवार थी, एक ये दीवार थी, ये रूफ थी, और ये हमारा फ्लोर था। ये कमरे का यहाँ पे कहीं दरवाजा था, मतलब इस दीवार पे दरवाजा था इस पे, तो यहाँ से हम इंटर कर रहे थे अंदर। तो ये हमारा एंटीरियर पार्ट हो गया, ठीक, ये मीडियम पार्ट हो गया, ये पीछे का पार्ट हो गया। सो हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है उसमें ऑप्टिक कियास्मा होता है, मीडियम पार्ट पे यहाँ पे पिट्यूटरी कहीं होती है, और पीछे वाले
डॉर्सल साइड पे अगर हम देखें तो कॉर्पस मैमिलरी पाई जाती है। ओके, आई होप आप क्लियर हो गया होगा। ठीक, सो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टिक कियाज्मा। सो ऑप्टिक कियाज्मा जो होता है ये एंटीरियर सरफेस पे होती है, एंटीरियर साइड पे होती है। ठीक, ये क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका कोई बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है फिलहाल के लिए अभी, मतलब आपके लेवल पे, बट ऑप्टिक कियाज्मा एक क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पिट्यूटरी की। सो पिट्यूटरी एक ग्लैंड होती है, छोटी सी ग्लैंड, और ये हमारा अगर फ्लोर है तो इससे एक छोटे से स्ट्रक्चर से टंगी होती है और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। सो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है ये है पिट्यूटरी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कॉर्पस मैमिलरी। कॉर्पस मैमिलरी के और भी कई नाम होते हैं। ठीक है, जैसे कि इनको बोला जाता है कॉर्पस एल्बिगेंस या फिर मैमिलरी बॉडी भी बोलते हैं। सो कॉर्पस मैमिलरी जो होता है ये हमारा इसका मेन काम होता है रिकलेक्टिंग मेमोरी। रिकलेक्टिंग मेमोरी मतलब हमारी जो मेमोरी होती है उसको रिकलेक्ट करने का काम जो होता है वो कॉर्पस मैमिलरी का होता है। लाइक हम लोग कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई काम कर रहे हैं, हमें लगता है नहीं हमने कभी ये कर रखा है। सो वो जो हमने मेमोरी को कलेक्ट किया, जो हमने पुराना कुछ किया था उसे याद किया, दैट इज अ रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी, और वो कॉर्पस मैमिलरी से रिलेट करता है। अच्छा, कॉर्पस मैमिलरी नाम क्यों दिया गया था इसके लिए, बिकॉज ये मेमोरी ग्लैंड की तरह दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, दैट इज ये हमारे पोस्ट मतलब नीचे के साइड पे ये फ्लोर को दिखाया जा रहा है ब्रेन के। सो ये हमारा कॉर्पस मैमिलरी है। सो ये था हमारा डैन केफ्लॉन के बारे में। अच्छा, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो कि है हाइपोथैलेमस के फंक्शन क्या क्या है। ये बहुत पूछे जाते हैं, फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो होता है इसके 5 फंक्शंस हम पढ़ेंगे एंड 5 के पांचों हम भूलेंगे नहीं। तो पहला फंक्शन जो होता है दैट इज अ थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करना इज नोन एज थर्मो रेगुलेशन। सेकेंड इसका फंक्शन जो होता है वो होता है बिहेवियर एंड इमोशन से रिलेटेड। बिहेवियर एंड इमोशन। थर्ड इसका जो काम होता है वो होता है हमारा एंडोक्राइन कंट्रोल। एंडोक्राइन कंट्रोल। अच्छा, क्योंकि हमने इसे क्या बोला था? मास्टर्स ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, सो एंडोक्राइन कंट्रोल के बाद नेक्स्ट इसका जो फंक्शन होता है वो होता है बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। बायोलॉजिकल क्लॉक सिस्टम। तो ये इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है। एंड द लास्ट फंक्शन इसका जो होता है वो होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना। तो ये 5 काम होते हैं हमारे हाइपोथैलेमस के, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट जो अगर है तो दैट इज अ थर्मो रेगुलेशन। पेपर में अलग से क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है। इफ यू गेट द ऑप्शन ऑफ हाइपोथैलेमस देन गो फॉर दैट, अगर हाइपोथैलेमस ऑप्शन नहीं मिलता है देन गो फॉर द सेरिब्रम। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक फोब्रेन के बारे में। इसका जो लास्ट पार्ट है दैट इज ऑल्फैक्टरी लोब, वो हमारा आज रह गया है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। एंड तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास तक के लिए पढ़ते रहिए एंड हैप्पी लर्निंग।